Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 10 Negotiable Instruments Act. Second video on parties to negotiable instruments from ICAP Study Test 2020, and I am your facilitator Kashif Adel. So parties to negotiable instrument के अंदर जो हम parties डिस्कस करेंगे वो बेसिकली फर्स्ट तो हमारी ये पार्टीज हैं मेकर, पेई, ड्रार, ड्राई एंड एक्सेप्टर। और इसके बाद हम दो पार्टीज के नाम और भी डिस्कस करेंगे, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो शख्स प्रॉमिसरी नोट बनाता है यानी प्रॉमिस करता है और साइन करता है अपने कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा, उसे मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट। पेई वो शख्स होता है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा जाता है और जिसके ऑर्डर पर या जिसको पैसे देने होते हैं, यानी उसको खुद पैसे देने हैं तो टू होम, और अगर उसके ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट करनी है कि जिसको वो कहेगा उसको पैसे देने होंगे तो टू हुज ऑर्डर मनी इज टू बी पेड। तो जिस शख्स को पेमेंट मिलनी है वो पेई कहलाता है। जो शख्स बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाता है उसको मेकर नहीं, उसको स्पेसिफिकली ड्रार कहते हैं। तो ये आप फर्क देखें कि प्रॉमिसरी नोट के मेकर को मेकर ही कहा जाता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के मेकर को ड्रार कहा जाता है। और क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर जो है ये कहा जा रहा होता है कि जी ऑर्डर किया जा रहा होता है कि कोई और पेमेंट करे, तो लाइबिलिटी जो होती है वो प्रॉमिसरी नोट में मेकर की लाइबिलिटी होती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लाइबिलिटी ड्राई की होती है। अब ड्राई कौन होता है? जिसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो पे करे। तो प्रॉमिसरी नोट में जो लाइबिलिटी है वो मेकर की है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर जो पेमेंट करनी है वो ड्राई की है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बनाता है वो ड्रार कहलाता है, जैसे अकाउंट होल्डर जो बैंक का होता है वो चेक ड्रॉ करता है, और जो बैंक होता है वो ड्राई होता है जो उस पर पेमेंट करेगा। तो हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट इज ड्राई। और बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक में ये ज़रूरी नहीं होता, चेक के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्राई फॉर एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड देन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होता है कि पहले ड्राई को दिया जाता है कि जी आपके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लें। वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है, और फिर ड्यू डेट पर उसको पेमेंट के लिए दिया जाता है, फिर वो उसकी पेमेंट कर देता है। तो ड्राई ही एक्सेप्टर बनता है व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल ड्यूली साइनिंग इट। जब वो उस पर साइन करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब बड़ी सिंपल सी तीन एग्जांपल्स के साथ हम इन सारी पार्टीज को वन बाय वन कवर करेंगे। सो अनम साइंड अ प्रॉमिसरी नोट वर्डेड एज, अब ये देखें प्रॉमिसरी नोट है, वर्डेड एज 1 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे माहा और ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो टाइम भी डिफाइन हो गया। अब कौन प्रॉमिस कर रहा है, इसका मेकर कौन है? मेकर है अनम, और जिसको पेमेंट मिलनी है वो है माहा। तो जिसने प्रॉमिस किया वो मेकर कहलाएगा प्रॉमिसरी नोट में, जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई कहलाएगा। अब सेकंड हमारे पास एग्जांपल 8 देखते हैं। मारिया ड्रान अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल आ गई। ऑन ज़हरा worded as 2 months after date pay to Hussein or order the sum of ₹5,000 for value received। अब यहां पर अगर आप देखें तो जिसने बिल बनाया वो उसका नाम है मारिया, वो ड्रार होगी। जिसने पेमेंट करनी है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो पेमेंट करे, वो ड्राई कहलाएगा, चीज ज़ाहरा हियर। एंड जिसको पेमेंट की जाएगी जस्ट लाइक प्रॉमिसरी नोट वो हुसैन है, ही वुड बी पे। और जब ज़ाहरा बिल को एक्सेप्ट कर लेगी तो शी वुड बिकम एक्सेप्टर। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। साइमा ड्रॉन अ चेक ऑन एबीसी बैंक। अब चेक की सिचुएशन है तो बैंक इन्वॉल्व होगा। साइमा ड्रॉन अ चेक ऑन एबीसी बैंक पेएबल टू बिलाल और ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो साइमा ने चेक ड्रॉ किया, पेमेंट किसने करनी है? एबीसी बैंक ने।
और किसको पैसे मिलेंगे? बिलाल। तो यहाँ पर साइमा इज ड्रार, ABC बैंक इज ड्राई एंड बिलाल इज पे। तो ये सारी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पार्टीज, जो बेसिक पार्टीज होती हैं वो हमने कवर कर ली इन एग्जाम्पल में, कि प्रॉमिसरी नोट में कौन पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी पार्टीज होती हैं, और चेक की सिचुएशन में कौन सी पार्टीज होती हैं। और ये तीन ही जो एरियाज हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होते हैं और हमारे सिलेबस में भी हमने कवर करने हैं। अब हम दो मज़ीद जो टर्मिनोलॉजीज बड़ी यूज़ होंगी उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक टर्मिनोलॉजी है होल्डर, और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी होगी होल्डर इन ड्यू कोर्स की। तो हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को पहले अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर इनके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। सो होल्डर बनने के लिए दो क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। अब वैसे तो लफ्ज़ होल्डर का मतलब है जो एक होल्ड करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो टू कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वो इंटाइटल्ड होना चाहिए टू द पोजेशन। होल्डर डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ऑनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामीदार। यानी अब अगर कोई एक शख्स कहता है कि जी असल में तो इस बंदे के पीछे मैं हूँ, मैंने इसको कहा था कि तुम ट्रांजैक्शन करो और अपने नाम पे ही रख लो, तो उसको होल्डर नहीं समझा जाएगा। होल्डर वो है जो अपने नाम पर, यानी अगर मैं एक चेक बिलाल के नाम पर ड्रॉ करता हूँ और वो बिलाल को देता हूँ, तो और वो जो है, तो बिलाल के अपने नाम पर चेक है तो वो होल्डर है। अब बिलाल के साथ एक और पर्सन है जमाल, वो जमाल कहता है कि ये असल में चेक तो मेरा है, ये मेरे पैसे बनते हैं, मैंने ही कहा था कि ये चेक ले लो टू द बिलाल, तो जमाल वुड नॉट बी कंसीडर्ड अ होल्डर। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन पे इंटाइटल्ड हो अपने नाम पर। हाँ, बेयरर है तो जाहिर बात है जो भी होल्ड कर रहा है उसी का नाम होगा। ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। तो यानी उसको पैसे लेने का उसका हक बनता हो तो वो होल्डर होगा। तो ये दो कंडीशन मीट करनी है। अब इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि होल्डर मीन्स द बेयरर ऑफ द बेयर इंस्ट्रूमेंट एंड इंडोर्सी और पे ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें जो फाइनल इंडोर्सी या पेई है, वो जिसको ट्रांसफर हुआ है, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट होनी है, वो होल्डर है। और इसी तरह बेयर इंस्ट्रूमेंट में भी जिसको पेमेंट होनी है वो होल्डर है। व्हेन द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट एंड नॉट फाउंड, भाई गुम हो जाता है और नहीं मिलता या डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी कपड़ों के साथ धुल गया, वैसे गुम हो गया, जल गया, बच्चों ने खराब कर दिया, द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट और द बेयर एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी आखिरी टाइम जिस टाइम लॉस हुआ या डिस्ट्रक्शन हुई, और तो उस टाइम पर जो शख्स था वो उसका होल्डर समझा जाए। तो अगर कोई कोर्ट केस उसमें डिफाइन हो रहा है कि जी कौन इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर था और वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डिस्ट्रॉय हो चुका है, गुम हो चुका है, तो लास्ट टाइम जो उसका होल्डर था उसी को होल्डर समझा जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर एक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो कामरान एंड दाऊद टू पर्सन हैं। कामरान ने दाऊद से गुड्स ली, बदले में एक चेक दिया, और दाऊद ने वो चेक जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर दिया वकास को। तो वकास जो है वो अब होल्डर बन चुका है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पेमेंट अब किसको मिलनी है? अब दाऊद को पेमेंट नहीं मिलनी। ओरिजिनली तो दाऊद को मिलनी थी, लेकिन अब क्योंकि वकास इंटाइटल्ड है तो इस टाइम होल्डर जो है वो वकास कहलाएगा इन दिस सिचुएशन। फिर जी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। अब इन ड्यू कोर्स का मतलब है प्रॉपर, यानी जैसे होल्डर बनना चाहिए। तो इसके लिए टोटल 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो हो। जो होल्डर का क्राइटेरिया है कि उसके पास पोजेशन हो इन हिज ओन नेम और वो इंटाइटल्ड हो टू रिसीव द पेमेंट, तो वो होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी उसने लॉफुल और एडिकेट कंसिडरेशन दी, कि उसने कोई गुड सप्लाई की थी, कोई चीज़ दी थी, उसके अगेंस्ट अगर गिफ्ट के तौर पे मिला होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तीसरा ये कि वो होल्डर बनाओ बिफोर मेचोरिटी, अगर मेचोरिटी के बाद कोई होल्डर बनता है तो वो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाता।
A person should receive the instrument before its maturity. In case of instrument payable on demand, he must have taken the instrument within a reasonable time. अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट हम आगे टाइप पढ़ेंगे अपनी एक वीडियो में, जिसमें डिमांड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जब डिमांड की जाए तब पेमेंट मिलती है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो होल्डर बन गया हो तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स समझा जाएगा। वरना जिनमें टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक फिक्स टाइम होता है, तो मेचोरिटी की डेट होती है, पेमेंट की डेट होती है, उस डेट से पहले अगर वो होल्डर बनेगा तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, उसके बाद बनेगा तो होल्डर तो होगा लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तो 3 कंडीशंस तो ये हो गई। फोर्थ है कि कंप्लीट एंड रेगुलर इंस्ट्रूमेंट हो। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हु टेक्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन, चेक करे इट्स फॉर्म एंड कंटेंट्स थॉरोली। फॉर इफ इट कंटेन्स एनी मटेरियल अल्टरेशन, कोई चेंजेस हुई भी हो, विच हैज नॉट बीन कंफर्म्ड बाय द ड्रॉअर थ्रू हिज सिग्नेचर, और इट इज इनकम्प्लीट लाइक ड्रॉअर नेम इज मिसिंग और नॉट प्रॉपरली स्टैम्प। तो प्रॉपर स्टैंप लगी हुई हो, ड्रॉअर का नाम प्रॉपर हो, इनकम्प्लीट ना हो, सिग्नेचर हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ मिसिंग होगा तो ही मे बी होल्डर बट ही इज़ नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिफ्थ कंडीशन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है होल्डर इन गुड फेथ। यानी अगर किसी को पता है कि ये तो एक चोरी शुदा इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक आल्टर्ड शुदा इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक गुम हुआ इंस्ट्रूमेंट है जो मिला है, तो वो फिर होल्डर इन गुड फेथ तो ना हुआ। तो अ पर्सन शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस on his part in good faith, without having any reason to believe that any defect existed in the title of transfer। यानी उसके सामने जो अपेरेंट सिचुएशन हो वो ये होनी चाहिए कि जिसने उसे ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट, उसका टाइटल था, उसने प्रॉपरली ट्रांसफर किया है। अगर सस्पिशन हो तो उसको फिर इंक्वायरी करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी सस्पिशन एंड ही टेक्स द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज, तो वो फिर गुड फेथ तो ना हुई। तो अगर आपको डाउट है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट जो शख्स दे रहा है इसने शायद चोरी किया होगा, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप तसल्ली करके लेते हैं तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स होंगे। अगर आप इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करते और ले लेते हैं तो फिर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होंगे। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। कमाल ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज 1 डे आफ्टर इट्स मेच्योरिटी। अब आफ्टर मेच्योरिटी तो नहीं होता होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो जमाल होल्डर है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। सो मेच्योरिटी से पहले लेंगे तो होल्डर तो हो सकते हैं लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं। अनम रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर टू हर बाय हर ब्रदर एज अ गिफ्ट। शी इज होल्डर क्योंकि वो उस पर इंटाइटल्ड है पेमेंट लेने के लिए, शी पोजेस इन हर ओन नेम, बट क्योंकि उसने इसको विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन लिया, गिफ्ट के तौर पे लिया, तो शी इज नॉट होल्डर इन ड्यू को। तो यहां से होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। फिर है जी, कमाल ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज्ड अ वीक बिफोर इट्स मेच्योरिटी। जमाल न्यू दैट द बिल वाज स्टोलन बाय कमाल। अब ये भी सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि उसके अंदर एक फॉल्ट है, गुड फेथ नहीं है। तो जमाल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला सिनेरियो देखते हैं। सो अजमल ने एक इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉमिसरी नोट है वो बशीर को दिया, बशीर से वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया और वो इंस्ट्रूमेंट हबीब को मिला। हबीब होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है और वो अजमल या उससे पहले वाली पार्टी से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हबीब आगे वो ट्रांसफ़र कर देता है दाऊद को और दाऊद गुड फेथ में वो इंस्ट्रूमेंट ले लेता है और उसे पता नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट असल में लॉस्ट हो गया था, तो दाऊद वुड बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स और वो फिर जो है प्रायर पार्टी से पैसे रिकवर कर सकता है। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की एक प्रॉपर एग्जांपल आ गई। बाकी जगह पर हमने जो एग्जांपल इससे पहले 3 देखी, 13, 12 एंड 11, तो वहां पर वो होल्डर था लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था।
अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफरेंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो अ होल्डर इज अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद हिज नेम इंटाइटल्ड ऑन इट टू रिसीव द पेमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर भी है और गुड फेथ भी है, कंसिडरेशन भी है और मेच्योरिटी से पहले है, पेमेंट स्टिल ड्यू होनी चाहिए। तो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो ये ऐड हो जाते हैं और कंप्लीट एंड रेगुलर होने वाला पॉइंट भी इसमें ज़रूरी होता है। होल्डर बनने के लिए कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन होना लाजमी है। होल्डर जो है वो तमाम प्रायर पार्टीज़ को सू नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको नॉलेज है कि जी कोई दरमियान में फॉल्ट था, तो जहाँ से उसका वो नॉलेज शुरू होता है तो उससे पीछे वाली पार्टीज़ को वो सू नहीं कर सकता। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स तमाम पार्टीज़ को, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्वायर किया, तो वो तमाम पार्टीज़ पर केस कर सकता है। फिर होल्डर के लिए गुड फेथ होना पॉसिबल भी है और नहीं भी, हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में गुड फेथ मस्ट है। फिर ये कि जो होल्डर का सिनेरियो ये होता है कि अगर किसी के पास डिफेक्टिव टाइटल है तो वो आगे ट्रांसफ़र करता है तो वो भी टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं होता। यानी अगर आप होल्डर हैं और आपको पता है कि ये जिस शख्स ने से आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसको तो ये मिला था, तो उसका टाइटल भी डिफेक्टिव था और आपका भी टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि ये उसका हक नहीं था कि वो आपको ट्रांसफ़र करता। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको अगर पता हो कि ये चीज़ें चोरी की हैं और फिर भी आप खरीद लें, तो आप प्रॉपर ऑनर तो नहीं बनेंगे उन चीज़ों के। तो इसी तरीके से होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो है ये पॉसिबल है कि बेटर टाइटल हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक एग्जांपल देखी, तो उसमें हबीब और दाऊद वाले केस में देखें तो हबीब के पास बेटर टाइटल नहीं था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स जब दाऊद बना तो ही हैड अ बेटर टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। फिर होल्डर जो है वो बिफोर और आफ्टर मेच्योरिटी बन सकते हैं, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ज़रूरी है कि वो होल्डर बनाओ बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे इस वीडियो के टोटल कंटेंट्स थे, जिसमें हमने 7 डेफिनेशंस को डिस्कस किया: मेकर, पेई, ड्रार, ड्राई एंड एक्सेप्टर, और उसके बाद होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।